welcome to Shriram's IAS. So today we'll be looking into all the species from the biodiversity, including some of the plants and some of the animals that have been in the news for the entire 15 days, the first 15 days in the month of September 2025, and we'll try to quickly cover about each of these species. जो भी important है मैं आपको बताती जाऊंगी, आपको focus करना होगा इन्हीं सब चीज़ों पर. So let's see first that what all species we'll be covering. So first of all we are going to discuss about bamboo because it has been in news because of its inauguration of the bioethanol refinery in the state of Assam most recently. So that is why it is in news. Other than that we have the species of the animals that we'll be discussing. Plants में से एक ही है bamboo basically. So among the animals we have first one the marsupial species koala. Then we'll discuss about the Nicobar megapod and thereafter about the vultures of India जो दो वजह से न्यूज़ में है. We'll see into that also. Thereafter we'll look into one of the important discoveries which has been made from the state of Assam. So ये डिस्कवरी है एक लिजार्ड एक गीको स्पीशीज़ की. So इसके बारे में क्या खास बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना, विल ऑल्सो डेल्व इनटू दैट. So before starting our discussion about these species, I want to extend you one opportunity on the behalf of Shriram's IAS. आप यदि किसी भी स्टेज पर सफ़र कर रहे हैं in your preparation with regards to the UPSC CSE, so you are most welcome. You can take the guidance from the expert mentors that are available at your disposal here. All that you have to do, you just find the link in the description और link में आप details fill कीजिए. Thereafter you will be connected with the mentors. तो चलिए without any further ado, we'll start our discussion. So सबसे पहले ये जो बायो इथेनॉल प्लांट है, बायो इथेनॉल का प्लांट इसको इनॉग्रेट करा गया है इन द स्टेट ऑफ असम. असम में बेसिकली हमारी नुमालीगढ़ एक रिफाइनरी है. दिस इज़ अ रिफाइनरी विच इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम. सो यहाँ पर बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज ही कल इनफैक्ट 14th ऑफ सितंबर को यहाँ पर इनॉग्रेशन करी है एक बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट की. सो दो चीज़ें हमें यहाँ से सीखनी है. वन, वी नीड टू नो अबाउट बैम्बू फ्लोरा में से, और अदर देन दैट हाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग फॉर कन्वर्टिंग इनटू बायो इथेनॉल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट फंडामेंटल्स अबाउट बैम्बू. ठीक है, सो इफ़ वी लुक अबाउट बैम्बू, सबसे पहली बात जो इसके बारे में याद रखनी है, इट विल रिप्रोड्यूस ओनली वंस, इट विल फ्लावर, यानी कि इसका जो फ्लावरिंग होगा थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम, दैट इज़ ओनली वंस इन इट्स इंटायर लाइफ टाइम. सो इस तरह के जो स्पीशीज़ होते हैं, और ये लाइन एग्जैक्टली आपको NCERT में भी मिलती है. सो इनको क्या बोलते हैं? सो दिस इज़ बेसिकली अ सीमल पैरिस प्लांट. सीमल पैरिस भी बोल सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली हम इसे मोनोकार्पिक भी बोलते हैं. सो इट इज़ अ मोनोकार्पिक प्लांट. ठीक है, फर्स्ट फैक्ट. सेकेंड फैक्ट अबाउट बैम्बू दैट वी नीड टू नो. सेकेंड थिंग, ये ट्री नहीं है. बेसिक फंडामेंटल्स पर भी यूपीएससी आपसे पूछ रहा है कि ग्रास है, श्रब है, हर्ब है, ट्री है, किस कैटेगरी में आता है. सो रिमेंबर दैट बैम्बू बेसिकली हमारा एक, ये बोटानिकली कैसा है, ये पेरेनियल एक ग्रास है. दिस इज पेरेनियल ग्रास. ठीक है, so it is not a tree, do not mistaken it with a tree, it's not a tree, rather it's in the category of grass. ठीक है, other than this we need to know about bamboo कि कैसे हम इसे प्रोसेस कर सकते हैं बायो इथेनॉल में. so let's look into that also. देखिए बैम्बू का जो शूट होता है, द शूट पार्ट ऑफ द बैम्बू, इट इज़ वेरी रिच इन द शुगर कंटेंट. बेसिकली दिस इज अ लिग्नो सेलुलोस बायोमास. एंड कहने का मतलब क्या है कि इसमें हमारा जो सेलुलोस का कंटेंट है, द कंटेंट ऑफ सेलुलोस एंड द हेमी सेलुलोस, so this is very much abundantly present. And within this biomass itself sugary content भी है, लेकिन उसको extract करने के लिए इसको convert करना पड़ेगा in a form ताकि further हम इसे process कर सके हमारा बायो इथेनॉल derive करने के लिए. so what we'll do basically इस लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास जो कि नॉन फूड, ये किस कैटेगरी में आएगा, नॉन फूड फीड स्टॉक कैटेगरी में आएगा फॉर द बायोफ्यूल. ठीक है, इससे हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द सेकेंड जनरेशन इथेनॉल, इनटू सेकेंड जनरेशन
बायो इथेनॉल। सो कैसे किया जाएगा? फर्स्ट स्टेप इज कि इसका प्री ट्रीटमेंट होगा, प्री ट्रीट करा जाता है। प्री ट्रीट करने का मतलब यानी कि इसको कुछ एसिड्स, एल्कलाइज या फिर एंजाइम के साथ इसके सेलुलोज उस कंटेंट को उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए इट हैज़ टू बी प्री ट्रीटेड। देयर आफ्टर इट कैन बी सेंट फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फिर इसके बाद फर्मेंटेशन होती है जो इसमें शुगर प्रेजेंट है, fermentation of sugar will be carried out and thereafter it will be converted into the bioethanol, जो कौन सी कैटेगरी में आएगा? हमारा एडवांस्ड बायोइथेनॉल इफ वी गो बाय द डेफिनेशन ऑफ नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ऑफ 2018। ठीक है, सो सेकेंड जनरेशन बायोइथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग बाय प्रोसेसिंग द बैम्बू। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं फ्रॉम आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव, पर्टिकुलरली कि हमारा जो इंडियन लॉ है, एनवायरमेंटल लॉ, कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के क्या प्रोविजंस हैं विद रिगार्ड टू बैम्बू, क्योंकि इंडिया में बैम्बू को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। हमारे नेशनल बैम्बू मिशन, नेशनल रीस्ट्रक्चर्ड बैम्बू मिशन भी गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग सो दैट फार्मर्स दे कैन अर्न बेटर, दे कैन start cultivating the bamboo in their fields also. But before that some of the modifications were done, some amendments were done to this law, so we need to keep that also into mind. So याद रखिए जो इसका ओरिजिनल ये जो एक्ट है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसका जो सेक्शन 2 क्लॉज 7 है, सो इसमें बेसिकली ट्रीज़ की डेफिनेशन दी गई है। इन ट्रीज़ की डेफिनेशन में ना बहुत सारे प्लांटेशन बेस्ड क्रॉप्स को भी यूज़ यहीं पे इस कैटेगरी में रखा गया है, ट्री की कैटेगरी में, विच इंक्लूड्स बैम्बू ऑल्सो। सो यहाँ पर आपको बैम्बू भी मिलेगा, पाम भी मिलेगा। ठीक है, सो द कंटेंशन वॉज कि अगर हम इसे ट्री की कैटेगरी में रखते हैं तो इसका मतलब है कि फॉरेस्टेड लैंड या नॉन फॉरेस्टेड लैंड में जब इसको कल्टीवेट करते थे फार्मर्स तो उसके लिए उनको बहुत बड़ी हिंड्रेंस आती थी, बिकॉज फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत है। अगर इस लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें, इफ एनी प्लांट, एनी ट्री इज इंक्लूडेड विद इन द कैटेगरी, विद इन द डेफिनेशन ऑफ ट्री एज पर द सेक्शन 2(7), दैट मीन्स दैट फॉरेस्ट क्लियरेंस विल बी रिक्वायर्ड एंड दैट इज़ अ हिंड्रेंस फॉर द फार्मर्स। ठीक है, इस वजह से फर्दर इसको 2017 में इस लॉ को अमेंड किया गया था। सो व्हेन अमेंडमेंट वाज डन, दैट वाज बेसिकली विद द इंटेंशन कि वी हैव टू रिमूव बैम्बू फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्री। सो बैम्बू को डेफिनेशन ऑफ ट्री से निकाल दिया गया था। इसका मतलब नाउ अगर जो हमारा नॉन फॉरेस्टेड लैंड है, यानी कि प्राइवेट लैंड जो है फार्मर का, प्राइवेट लैंड पर अब फार्मर बिना किसी क्लियरेंस के कल्टीवेट कर सकता है, सेल भी कर सकता है, हार्वेस्ट कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है बैम्बू को ईजीली। एंड दिस वाज नेसेसरी ऑल्सो इफ वी टेक इनटू कंसिडरेशन द वेरी इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू प्रमोटिंग द कल्टीवेशन, द एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ बैम्बू। ठीक है, क्योंकि बैम्बू को कंसिडर किया जाता है ग्रीन गोल्ड। बहुत सारी इसकी रेलिवेंस, सिग्निफिकेंस है, ना केवल हमारे फर्नीचर इंडस्ट्री में, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, थ्रू लॉट्स। In fact, if you see, it can also be processed into the textiles also. Textiles इसके फाइबर से बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हमने अभी देखा कि बायोफ्यूल की प्रोडक्शन भी हो सकती है। सो अगर फार्मर्स बैम्बू कल्टीवेट करते हैं, इसका मतलब उनको फ़ायदा होगा, उनकी इनकम जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगी, रिस्क डाइवर्सिफाई होगा। दिस वॉज द इंटेंशन। सो इस पर्सपेक्टिव से आपको इस प्लांट के बारे में, इस ग्रास के बारे में बेसिकली पता होना चाहिए। बोटानिकली क्या है, ये ग्रास है। सो बस इतना ही आपको याद रखना है regarding bamboo. So next that is in news, that is your species of the marsupial. Species है हमारी कोआलाज। कोआलाज बेसिकली अगर आप देखो ये बहुत ही क्यूट से दिखने वाले टेडी बियर जैसे दिखते हैं, लेकिन ये बियर की कैटेगरी में नहीं आता है। पहली बात, कोआलाज आर नॉट बियर्स, सो रिमेंबर दिस। दीज आर बेसिकली दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। आपने कंगारूज देखे हैं, कंगारूज जो एनिमल्स जिनके पाउचेस होते हैं, सो बेसिकली उसको हम क्या समझते हैं, दोज आर बेसिकली मार्सूपियल्स। सो जो कोआला है ये भी एक मार्सूपियल की स्पीशीज़ है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें ओवरऑल 250 से ज़्यादा स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं हमारे मार्सूपियल्स की, जिसमें से एक है हमारा नाम, ये जो फेमस नाम आपने सुना होगा, कोआलास। ठीक है, सो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सफ़र कर रही थी। अब उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसका नाम है
क्लेमीडिया इन्फेक्शन, ठीक है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए और इन स्पीशीज़ को फर्दर सेव करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड का सबसे पहला वैक्सीन, ताकि इन स्पीशीज़ को सेव किया जा सके फ्रॉम दिस इन्फेक्शन, दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड। और इस वैक्सीन को डेवलप करा है वहाँ की क्वींसलैंड की एक यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ द सनशाइन कोस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोस्ट ने इस वैक्सीन को डेवलप करा है। इसलिए ये न्यूज़ में है क्योंकि ये जो स्पीशीज़ है हमारी मार्सूपियल की, ये बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड, वहाँ अगर हम रीजनल लॉ देखें हमारा ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ के हिसाब से इसका जो स्टेटस है विद इन द कंट्री, इसको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। ओवरऑल ग्लोबली ये एंडेंजर्ड नहीं है, ग्लोबली इसका IUCN स्टेटस, याद रखिएगा IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है, लेकिन विद इन ऑस्ट्रेलिया इसको एंडेंजर्ड कंसीडर करा जाता है, ठीक है। सो अभी हमें बहुत सारे कुछ फैक्ट्स हैं, कीपिंग इन माइंड द क्वेश्चंस विच UPSC हैज आस्क्ड फ्रॉम देयर फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स मार्सूपियल्स, उसको ध्यान में रखते हुए हम कोआलास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम बेसिक समझते हैं कि मार्सूपियल्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो बेसिकली अगर हम मैमल्स में देखें रिप्रोडक्शन का जो तरीका है, 3 तरीके से हम देखते हैं। एक है हमारे एग लेइंग मैमल्स भी होते हैं, याद रखिएगा, जिन्हें हम बोलते हैं मोनोट्रीम्स। बेसिकली दे विल ले द एग्स एंड देयर आफ्टर फ्रॉम द एग देयर ऑफस्प्रिंग विल इमर्ज, ठीक है। इन्हें बोलते हैं मोनोट्रीम्स, जिसमें हमारे एकिडना जैसे स्पीशीज आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी में जो कॉमनली जब मैमल्स, हम ह्यूमंस वी ऑल्सो फॉल इन टू कैटेगरी ऑफ मैमल्स, यानी कि लाइव बर्थ होता है, यानी कि एक एम्ब्रियो का जब फुल डेवलपमेंट हो जाता है प्लेसेंटा में, उसके बाद उसका बर्थ होता है इन अ लाइव फॉर्म। सो उसे हम यानी कि फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म में, तब हम इस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, दीज आर दी विविपैरस स्पीशीज, ठीक है। एग लेइंग ये मोनोट्रीम्स, ठीक है। नेक्स्ट मैमल्स में अगर हम देखें एक और कैटेगरी है, वो इन दोनों की कैटेगरी में नहीं फॉल करती है, इट इज समवेयर इन बिटवीन। क्यों? क्योंकि उनका जो एम्ब्रियो फुली डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, यानी कि वो डेवलप होगा आफ्टर टेकिंग बर्थ ऑल्सो। द मदर शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर यंग वन एंड अप टिल दैट टाइम व्हाट शी विल डू, शी इज गोइंग टू कैरी हर बेबी, हर ऑफस्प्रिंग, जिसको हमारे मार्सूपियल्स के बेबीज को बेसिकली हम जॉय बोलते हैं। सो उन जॉयस को ये एक पाउच में कैरी करते हैं। सो इस वजह से अंडर डेवलप्ड बेबीज और उनका फर्दर नरिशमेंट आफ्टर बर्थ, इस वजह से हम क्या बोलते हैं, ऐसे स्पीशीज़ को हम मार्सूपियल्स कैटेगराइज करते हैं। सो दीज आर बेसिकली मार्सूपियल्स। और मार्सूपियल्स आपको अमेरिका में भी मिल जाएंगे, बोथ इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में भी हैं ये, ठीक है। जैसे कि ओपोसम्स आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द मार्सूपियल्स दैट यू विल फाइंड, दे विल बी हैविंग द हैबिटेट इन डाइवर्स काइंड ऑफ द हैबिटेट्स, यू विल फाइंड देम अक्रॉस द ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली हमारा ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको अबंडेंटली मार्सूपियल्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो साउथ एंड साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास के आइलैंड कंट्रीज़ में भी, जैसे कि पपुआ न्यू गिनी है, यहाँ पर भी आपको मार्सूपियल्स मिल सकते हैं। अब उन्हीं मार्सूपियल्स में से एक मार्सूपियल जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, दैट इज़ योर कोआला, जो बेसिकली रिमेंबर इट इज़ नॉट अ बियर, इट इज़ अ मार्सूपियल। अदर देन दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस, इफ़ यू लुक कि इसका खान पान कैसा है, कहाँ पर रहता है, ये रहना समझ में आ गया, ऑस्ट्रेलिया में है। अब याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में ही एक ऐसी ट्री मिलती है जो वहाँ का नेटिव है, यानी कि हमारा यूकलिप्टिस। सो यूकलिप्टिस के जो फॉरेस्ट होते हैं, यूकलिप्टिस ट्रीज के ऊपर ही रहता है ये बेसिकली हमारा कोआला। सो कोआलास बेसिकली दे आर हैविंग वेरी लिमिटेड, दे विल बी हैविंग वेरी नारो इकोलॉजिकल निश इनका बहुत ही ज़्यादा नारो होता है, ठीक है। एंड primarily they will be feeding upon the leaves of the eucalyptus only, and leaves of eucalyptus although they are poisonous, उनमें कुछ फिनॉल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कोई और ऑर्गेनिज्म खाएगा तो शायद उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन कोआला को नहीं होती है, क्योंकि कोआला को जो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक तो लॉन्ग ट्रैक्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं उसमें जो असिस्टेंस होती है ईजिली, बहुत सेफली वो इस लीफ के कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन कर पाता
पाता है और फूड की एसिमिलेशन हो पाती है, ठीक है। सो इट इज स्पेशलाइज्ड इन ईटिंग द लीव्स ऑफ द यूकलिप्टस ट्रीज, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। अगर कोई स्पीशीज जिसका हैबिटेट भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो, डाइट भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो, इसे हम बेसिकली बोलते हैं कि नारो इकोलॉजिकल निश है, और इसलिए इस तरीके की स्पीशीज़ को हम कैटेगराइज कर दें, दीज आर स्पेशलिस्ट स्पीशीज़। इनको क्या बोलेंगे? स्पेशलिस्ट स्पीशीज़ है। So this is a specialist species which is native to, it is native to the eucalyptus forest of Australia. So this much you have to remember. IUCN status मैंने already आपको बताया है क्या है, आपका vulnerable है globally, ठीक है। So this much we need to remember, and remember it is not found in India, क्योंकि आप देखिए UPSC ने एक क्वेश्चन पूछा है हमारा, इससे पहले 2023 में क्वेश्चन आया मार्सूपियल्स पर कि मार्सूपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ये स्टेटमेंट बेसिकली आपका करेक्ट है, इंडिया में नेचुरली नहीं मिलते हैं, ये जूज में मिल सकते हैं, वो भी अगर हम वहाँ से लेकर के हमने अग्रीमेंट के तौर पर उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र करा है। नेचुरली दे आर नॉट फाउंड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, मार्सूपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन द माउंटेन ग्रासलैंड्स। ओनली इन द माउंटेन ग्रासलैंड्स गलत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माउंटेनियस ग्रासलैंड्स में ही रह सकते हैं, चाहे एरिड है, सेमी एरिड रीजन है, फॉरेस्टेड रीजन है, यूकलिप्टस फॉरेस्ट है, इन ऑल दीज काइंड ऑफ डाइवर्स हैबिटेट्स वी कैन फाइंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द मार्सूपियल्स, एंड मार्सूपियल्स मोर देन 250 स्पीशीज आर देयर, अलग अलग हैबिटेट्स में मिलती हैं। एंड सेकेंड पार्ट इसका देखिए कि लिखा है कि विद नो प्रेडेटर्स, ऐसा नहीं है कि इसका कोई प्रेडेटर नहीं है। सो रिमेंबर ये दोनों ही फैक्ट्स गलत थे, रिगार्डिंग द हैबिटेट ऑल्सो विद रिगार्ड्स टू द प्रेडेटर्स। इनफैक्ट वहाँ के जो स्नेक के स्पीशीज होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट इवन द ईगल स्पीशीज, पाइथन हो गया, ईगल्स हो गए, जो वाइल्ड डॉग्स हैं, डिंगोज बोलते हैं जिन्हें हम ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? डिंगोज। सो दीज आर वाइडली नोन टू बी द प्रेडेटर्स, दे आर नोन टू बी द प्रेडेटर्स ऑफ द मार्सूपियल्स इंक्लूडिंग द कोआलाज ऑल्सो, ठीक है। सो रिमेंबर कोआलाज दे डू हैव प्रेडेटर्स ऑल्सो, नेचुरल प्रेडेटर्स विद इन देयर हैबिटेट। सो दैट्स ऑल वी शुड बी नोइंग अबाउट द मार्सूपियल एंड द कोआला स्पीशीज विच इज़ इन न्यूज़। और इसके अलावा याद रखिए कि अदर दैन द इन्फेक्शन, सबसे बड़ा कॉज जो इसका डिक्लाइन इन पॉपुलेशन रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बुश फायर्स, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ड्राउट्स, हीट वेव्स, ये सब इंक्रीज होने की वजह से, वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं उनका, उसके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, दैट इज़ ऑल्सो वन बिग रीज़न कि इनका पॉपुलेशन हमारा काफ़ी ज़्यादा कम होता हुआ दिखा है इन अ डेकेड और सो, ठीक है। सो दैट मच इज़ सफिशिएंट। नेक्स्ट स्पीशीज जो हमें जानना है, दैट इज़ बेसिकली अबाउट द निकोबार मीगापॉड। निकोबार मीगापॉड, इससे पहले मैंने एक लेक्चर लिया था रिगार्डिंग द ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, द आइलैंड प्रोजेक्ट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। सो वहाँ पर भी मैंने आपको समझाया था कि अगर ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो हमारा कोस्ट लाइन है, अगर वो डैमेज होता है बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देयर, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट, द सी पोर्ट, ठीक है, सो एंड टाउनशिप, इसकी वजह से क्या होगा कि डायरेक्टली दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द हैबिटेट of some of the very species which are not found anywhere else. So one of those species is Nicobar megapod. अब ये important क्यों है? क्योंकि UPSC कुछ unique species, endemic species और उनके behavior अगर कुछ unique है उसके ऊपर question पूछता है, इसलिए हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानना है. So if we look about the Great Nicobar द निकोबार मीगापॉड. मीगापॉड का मतलब क्या होता है? मीगापॉड का मतलब होता है कि इसके पैर, दीज आर लार्ज फुटेड, याद रखिए बर्ड्स हैं. सिंपली आइडेंटिफिकेशन टाइप्स क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको नाम दे दिए जाते हैं और बताइए कि रेप्टाइल है, बर्ड है या क्या है, ठीक है. सो याद रखिए ये बर्ड है, ठीक है. बड़े बड़े पैर होते हैं एंशिएंट बर्ड्स की तरह. दूसरी बात, इसका ये जो IUCN स्टेटस है, IUCN स्टेटस रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ में, इट इज़ कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल, इट इज़ कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल. इसके बाद और इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? इफ़ यू लुक एट द अपीयरेंस में देखिए मेल्स और फीमेल्स का कलर के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. लार्जली ये ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश कलर के मेल्स आपको मिलेंगे. मेल्स विल बी फुल्ली, दे विल बी हैविंग देयर अपीयरेंस, पूरा का पूरा इनका जो कवर होता है वो ब्लैकिश या फिर ब्राउनिश शेड में होता है. लेकिन जो फीमेल्स होंगी उनके अंडर पार्ट्स में आपको थोड़ा सा ग्रेश कलर मिलेगा. सो ग्रेश अगर कलर है अंडर पार्ट्स में, दैट इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ फीमेल बर्ड, इट इज़ अ फीमेल स्पीशीज ऑफ द निकोबार मीगापॉड. और याद रखिए निकोबार मीगापॉड कैसा स्पीशीज़ है?
ये एंडेमिक है कहाँ पर? इट इज़ एंडेमिक टू द निकोबार आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स में इंक्लूडिंग द ग्रेट निकोबार, यहाँ पर ही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा आपको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज द बिहेवियर बाय विच इट इज लेइंग इट्स लेग्स, दैट इज वेरी मच यूनिक। देखिए ये बेसिकली क्या करता है, शोर लाइंस के पास थोड़े से वेट रीजन में जहाँ पर हमारे फॉरेस्ट अबंडेंटली अवेलेबल हैं, जैसे कि निकोबार आइलैंड्स में अगर आप देखो रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे। अब उन फॉरेस्ट में ये देखेंगे कि ग्राउंड पर जहाँ बहुत सारा वेजिटेशन कवर हमारा अवेलेबल हो, जहाँ पर बहुत सारा वेजिटेशन कवर लिटर अवेलेबल है, लॉन्ग विद दैट सैंड एंड मड इज अवेलेबल, इन दोनों चीज़ों को मिला के ये क्या करता है, माउंड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है, माउंड लाइक नेस्ट क्रिएट करेगा। और इसका पर्पस है बेसिकली कि उसी के ऊपर ये अपना एग ले करेगा, इट इज़ गोइंग टू ले इट्स एग ओवर दैट माउंड ऑफ sand and the decaying vegetation. So the purpose is कि इसी decaying vegetation, when the decomposition of vegetation will take place, naturally it is bound to create the heat, it will result in production of the heat, and this heat is going to become the source by which this egg is going to be hatched. हीट डिकेइंग वेजिटेशन से मिलेगी, एग हैच हो जाएगा, और जब ये एग हैच होगा इसमें जो इसकी चिक्स निकलेंगी, दे विल बी फुल्ली डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ देयर फेदर ऑल्सो। सो फेदर्स उनके फुल्ली डेवलप्ड होंगे जैसे ही ये यहाँ से क्रॉल करके ऊपर को निकलेंगे, आफ्टर दैट दे आर केपेबल ऑफ फ्लाइट एंड दे विल फ्लाई अवे। सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक मेथड विच इज़ सीन इन केस ऑफ द निकोबार मीगापॉड। यही आपको याद रखना है, इसके बारे में बहुत सारी इन्फोग्राफिक्स द हिंदू में आते रहे हैं। और गिवन दैट हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा चर्चा में है, सो कुछ इससे एसोसिएटेड स्पीशीज़ को भी हम टाइमली बेसिस पर कवर करते रहेंगे। सो दिस मच यू नीड टू नो अबाउट द निकोबार मीगापॉड। अपार्ट फ्रॉम दिस किस टाइप का खान पान है इसका, थोड़ा वो भी याद रखिएगा। रिमेंबर दैट प्राइमरीली इट विल लुक फॉर द फ्रूट्स, इट विल लुक फॉर द सीड्स, ठीक है। सो प्राइमरीली वी कैन से दिस इज अ फ्रूगीवोरस, इट इज़ फ्रूगीवोरस, हाउएवर स्ट्रिक्टली फ्रूगीवोरस नहीं है। अगर कहीं पर फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, फ्रूट्स या सीड्स अवेलेबल नहीं है, इट कैन ऑल्सो गो आउट, इट कैन गो एंड हैव द इंसेक्ट्स ऑल्सो, सम ऑफ द स्मॉल लिटिल रेप्टाइल्स ऑल्सो, ठीक है। सो इट इज़ केपेबल ऑफ, इट इज़ बेसिकली opportunistic in nature when it comes to its feeding habits also, ठीक है। सो इतना जानने के बाद अब आप देखिए इस तरीके से आपको एनालाइज करना है। कुछ क्वेश्चंस आपको जो पूछे जाते हैं वो बिहेवियर पर, यूनिक बिहेवियर पर फोकस्ड होते हैं। जैसे कि आपको पूछा था कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो टूल यूज़ करता है, स्टिक को एज अ टूल यूज़ करता है, सो दैट इट कैन एक्सट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फ्रॉम द होल ऑफ द ट्री या फिर लॉग ऑफ द वुड। सो वहाँ पर बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया ऑलरेडी कि ये ओरांगुटान है। इसी तरीके का आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अबाउट निकोबार मीगापॉड ऑल्सो, ठीक है। और दूसरा आइडेंटिफिकेशन बेस्ड, कि आपको कुछ नाम दिए हैं बर्ड्स के, जिसमें से एक नाम निकोबार मीगापॉड का हो सकता है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये क्या है। जैसे कि ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है कि बर्ड्स के नाम्स दे के आपको पूछा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉमनली हम पढ़ते भी हैं, वल्चर्स के बारे में। सो वल्चर्स हमारी न्यूज़ में बहुत सारे कारणों की वजह से हैं। देखिए नंबर वन रीज़न वाई इट इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली। सो द फर्स्ट रीज़न इज़ कि जो हमारा नेशनल वल्चर एक्शन प्लान है, द नेशनल वल्चर एक्शन प्लान, ये एक्शन प्लान था हमारा 2020 से 25 के लिए, जो गवर्नमेंट ने डिफाइन करा था। बेसिकली कुछ स्ट्रैटेजीज ले डाउन करी थी दैट हाउ ऑन ग्राउंड वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग सम ऑफ द मेजर्स सो दैट वी कैन सेव आवर वल्चर्स, जिनका पॉपुलेशन इंडिया में हमने सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन देखी है बाय मोर देन 90% इन केस ऑफ सम ऑफ द स्पीशीज़, एंड मोस्ट ऑफ दीज वल्चर्स ऑफ इंडिया दे आर इन द एंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में। अब इनको सेव करने के लिए बहुत सारे सेफगार्ड्स, बहुत सारे गाइडलाइंस इस एक्शन प्लान में आउटलाइंड थे, जिसमें से बेसिकली हमारे कुछ मेजर्स हैं, जैसे कि वल्चर्स की कंजर्वेशन के लिए, वल्चर कंजर्वेशन के लिए ब्रीडिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश करना, ब्रीडिंग सेंटर्स इनके नेटवर्क को बढ़ाना थ्रू आउट द कंट्री। अब सेकेंड प्रोविजन था
कि कुछ जोन्स को वल्चर सेफ जोन्स डिक्लेयर किया जाएगा, वल्चर सेफ जोन्स, ठीक है। एंड इन्वॉल्विंग द लोकल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटीज़ की अवेयरनेस के लिए एफर्ट्स, उनको स्टेप अप करना, इस तरीके के बहुत सारे मेजर्स हमारे एक्शन प्लान में आउटलाइन थे। अब आप देखिए हम कौन से साल में हैं, 2025 में। अब 2025 में ये एक्शन प्लान जो है ये काइंड ऑफ अब ये ख़त्म हो रहा है, यानी कि दिस रिक्वायर्स अगेन एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू रीथिंक द स्ट्रैटेजीज with regard to either continuation of this plan या फिर coming up with another plan that is replacing this plan and providing more concerted, more coordinated steps so that we can improve the status of the vultures in India. So इसके regarding हमारे articles हमें मिले थे newspaper में, that is first reason that here why the vultures matter for preventing the pandemics। ये हमारा एक आर्टिकल आया था इसी को लिंक करते हुए कि हमें वल्चर एक्शन प्लान को ध्यान देना पड़ेगा ताकि हमारा पैंडमिक सिचुएशन जो क्रिएट हो सकता है अदरवाइज, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इन अ वाइल, सो उसे भी प्रिवेंट करने के लिए वल्चर्स को सेव करना पड़ेगा। एंड सेकेंड रीज़न इज़ कि असम में बहुत ज़्यादा अच्छे एफर्ट्स देखने को मिल रहे हैं व्हेन इट कम्स टू सेविंग दीज वल्चर्स, ठीक है। सो असम में बेसिकली वहाँ के एक लोकल एनजीओ, वहाँ के एनजीओ ने वी फाउंडेशन इंडिया, सो वी फाउंडेशन इंडिया अलॉन्ग विद द गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके इन दोनों ने एक बेसिकली एक नॉलेज पोर्टल लॉन्च करा है, एक ऐसा नॉलेज पोर्टल जो ओपन होगा पब्लिक के लिए भी, प्राइवेट सेक्टर सभी के लिए, सो दैट एवरीबडी दे कैन गेट मोर साइंटिफिक एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टिंग वल्चर्स विद इन आवर कंट्री। एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट विल ऑल्सो सजेस्ट द मेजर्स ऑन इंडिविजुअल लेवल, कम्युनिटी लेवल, नेशनल लेवल, रीजनल लेवल, जिसके थ्रू हम सेव कर सकते हैं इन स्पीशीज को। सो इस नेटवर्क को बेसिकली द वल्चर नेटवर्क ये नाम है हमारे कंजर्वेशन वेबसाइट का, कंजर्वेशन पोर्टल का जो लॉन्च किया गया है इन असम। सो दैट इज ऑल्सो सेकेंड रीजन वाई द वल्चर्स आर इन न्यूज। सो इन दिस बैकड्रॉप इट मीन्स इट बिकम्स असेंशियल फॉर अस कि हम वल्चर्स के बारे में फंडामेंटल्स अपने ब्रश अप कर लें। सो लेट्स लुक इनटू द वेरी फंडामेंटल्स। अगर हम बात करें वल्चर्स की, सबसे पहली बात वल्चर्स जो हैं ये बेसिकली हमारे क्या हैं, दीज आर द स्केवेंजर्स। स्केवेंजर्स क्या होते हैं, बेसिकली दोज एनिमल्स विच कैन फीड अपॉन द डेड कार्कास। डेड एनिमल्स, डेड मीट जो एनिमल्स होते हैं उसका मीट को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, और इस वे में दे आर ऑल्सो क्लीनिंग अप आवर एनवायरनमेंट। सो दिस इज वाई वल्चर्स दे आर वेरी मच सिग्निफिकेंट व्हेन वी सी देयर सोशियो इकोलॉजिकल significance, their socio-ecological significance, because if these birds are declining, it is indicating that directly it is going to result in, it will be resulting in more and more spread of some of the bacterial, fungal या other infectious the diseases which might emerge as a pandemic in the country. So this was actually noted also. अगर हम देखें इंडिया के हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ द वल्चर्स और कैसे इनका डिक्लाइन हुआ, और डिक्लाइन के साथ साथ कैसे एक पेंडेमिक जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जब रेबीज़ के केस बढ़ने लग गए थे कंट्री में। देयर आफ्टर इंडियन गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू थिंक अबाउट सर्टेन स्टेप्स जिसकी वजह से ये वल्चर्स की डिक्लाइन थी उसको अरेस्ट किया जा सके, ठीक है। सो उसको भी हम समझते हैं थोड़ा सा। सो लेट्स ट्राई टू लुक इनटू दैट। सो अगर हम पूरी कहानी देखें इन वल्चर्स की, इंडिया में अप टिल मिड 90s तक देखा गया था कि ऑलमोस्ट द पॉपुलेशन वाज इन द रेंज ऑफ 40 to 50 मिलियन। अराउंड 40 to 50 मिलियन वल्चर इंडिविजुअल्स वर सीन, यानी कि बहुत ही हेल्दी पॉपुलेशन वॉज सीन इन द कंट्री। बट समथिंग हैपेंड आफ्टर द 90s। अब 90s से लेके अराउंड 2007 तक, खासकर 2007 तक देखा गया कि बहुत ही तेज़ी से अराउंड 90%, मोर देन 90% डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन वॉज सीन, इन द वल्चर पॉपुलेशन वॉज सीन। सो जैसे ही ये पॉपुलेशन वल्चर्स का कम होने लग गया, इसी के साथ साथ देखा गया कि इसका आउटकम क्या था कि इसके साथ एसोसिएटेड जो हमारे डिजीज़ेस थी जैसे कि एंथ्रैक्स, रेबीज़,
एक्सेट्रा, इन सब के केसेस बहुत ज़्यादा शूट होने लग गए। इनके केसेस हमने कंट्री में देखा, दी स्टार्टेड राइजिंग इन द कंट्री एंड मेजरली दिस वाज ड्रिवन बिकॉज हमारा वल्चर्स का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा था। एनवायरनमेंट को क्लीन नहीं करने वाले ये क्लीन नहीं कर पा रहे थे ये स्पीशीज़ जो एग्जिस्ट करा करते थे पहले इन अबंडेंस। सो उसकी वजह से क्या हुआ, जो डेड एनिमल्स के कारकास होते थे, स्पेशली जो हमारी डेड कैटल्स हैं, बफलोज हैं, ठीक है, इन सब के जो कारकास हैं दे यूज टू बी लेइंग इन द एनवायरनमेंट विद नोबडी, नो स्कैवेंजर्स कमिंग टू क्लीन देम अप, ठीक है, just like how vultures would otherwise do. So what happened, ultimately this became the source of these kind of diseases which were spreading in the country. And then this triggered the policy makers to start thinking that why is this happening in the country. And then we got to know that perhaps ये जो vulture के species है ये decline हो रही, इसका cause क्या है, इसका cause हमें पता चलता है that was use of the diclofenac basically जो हमारे लाइव स्टॉक्स हैं, जो हमारे कैटल बफलोज हैं, इन सबको पेन किलर, इनके इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए, फीवर को ट्रीट करने के लिए एनाल्जेसिक जो दिया जाता है, एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, सो दैट इज बेसिकली डिक्लोफेनाक। अब डिक्लोफेनाक जब ज़्यादा इसका यूज़ होता है लाइव स्टॉक सेक्टर में, सो when this livestock is dead, thereafter in their carcass will also be carrying this remains of the diclofenac, and when the vultures they will be feeding upon this kind of the dead carcass, so इसकी वजह से क्या होगा that ये जो chemical है ये directly it is going to go into body of the vultures also. As such it was seen that उनका kidney failure होने लग गया, renal failure was seen in case of the vultures. So renal failure की वजह से देखा गया कि बहुत सारे rapidly हमारे vulture के species का decline हो गया. So thereafter then having understood the root cause what is behind the decline of the vultures, government of India it took one major historic decision with regard to saving the vultures. So that decision we have seen, ये decision हमारा आता है basically 2006 में डिक्लोफेनाक को करा गया बैन, इसके वेटनरी यूज़ को बैन कर दिया गया, और इसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर द वल्चर कंजर्वेशन फॉर फर्स्ट टाइम इट वाज आल्सो सीन दैट इट वाज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। इसके बाद हमने धीरे धीरे अपने स्टेप अप करे हैं एफर्ट्स, कुछ वल्चर सेंचुरीज इस्टेब्लिश करी हैं, जैसे कर्नाटका में हमारी एक वल्चर सेंचुरी है, आप मुझे बताइए उसका नाम क्या है, कमेंट करके बताइए। एक वल्चर सेंचुरी है हमारी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट, इट इज़ डेडिकेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ द वल्चर्स, ठीक है। एंड इसके बाद कुछ सर्वेज ऑन टाइमली बेसिस सर्वेज होनी स्टार्ट हो गई कि हमारा वल्चर्स का पॉपुलेशन एज द आउटकम ऑफ आवर एफर्ट्स विच वी आर मेकिंग फॉर देम, इज इट रियली फ्रूटिफाइंग। सो वल्चर सर्वेज कैरी आउट होने लग गई और अवेयरनेस बढ़ाने लग गए, NGOs को इन्वॉल्व करा गया, ऑल दो स्टेप्स वर टेकन एंड देयर आफ्टर वी हैव सीन दैट स्लोली देयर पॉपुलेशन नाउ इट इज़ एटलीस्ट स्टेबलाइजिंग फॉर नाउ। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द वल्चर्स इन इंडिया, और इंडिया में कितनी वल्चर की स्पीशीज़ हैं। इंडिया में टोटल 9 स्पीशीज़ हैं वल्चर्स की आउट ऑफ 23 स्पीशीज़ विच आर देयर इन होल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और इसमें से अगर हम देखेंगे जो पहले 3 स्पीशीज़ हैं, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर एंड अदर देन दैट इंडियन वल्चर, ये चारों की चारों जो नाम मैंने आपको बताए हैं इनका IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दीज 4 आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अदर देन दैट इफ़ वी सी, इसके बाद अगर हम देखें यूरेशियन ग्रिफॉन को अगर देखें, इसका IUCN स्टेटस, इस बर्ड का, इस वल्चर का जो IUCN स्टेटस है दैट इज़ लीस्ट कंसर्न। अदर देन दैट इसी के साथ आप देख रहे हो एक स्पीशीज़ का नाम ये है इजिप्शियन वल्चर हमारी एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, दिस इज एंडेंजर्ड। और जो बाकी रिमेनिंग हमारे स्पीशीज़ हैं, हिमालयन ग्रिफॉन, सिनेरियस वल्चर, बियर्डेड वल्चर, इन सभी का स्टेटस हमारा क्या है, नियर थ्रेटेंड, दीज आर ऑल नियर थ्रेटेंड, ठीक है। सो रिमेंबर द IUCN स्टेटस और कितनी स्पीशीज़ हैं हमारी वल्चर्स की, एंड नॉट ओनली दिस, इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कुछ और भी हमारे मेजर डिसीजंस लिए गए थे विद रिगार्ड टू बैनिंग some of the other analgesics which were being used in the livestock and they were having similar effects just like the diclofenac.
So note the names of those also other than डिक्लोफिनैक. if you are asked कि ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जिनको बैन किया गया है डिक्लोफिनैक के अलावा, कंट्री में कीटोप्रोफेन and nimesulide. These two, they also have similar kind of effect on the kidneys of the vultures, and that is why their veterinary use is also banned in India as of now. And other than this, एक similar effect दिखाता है aceclofenac. As of now it is not banned, but there is strong demand from the environmentalists that इसको भी बैन किया जाना चाहिए when it comes to its veterinary use, so that we can save the vultures which are important for the health of the environment, health of the people also, otherwise that is going to result in a pandemic like situation. ठीक है, और इसके अलावा जो safer alternatives suggest किए गए हैं, the safer alternatives to using these drugs. So what are those safer alternatives? Please note that meloxicam, and the other one is tolfenamic acid. So these are considered to be safer when it comes to their use in the livestock sector, and that is not going to have the effect upon the vultures as we have seen in case of these, the diclofenac, ketoprofen, nimesulide and aceclofenac. ठीक है, so that much is sufficient to know about the vultures. And apart from that एक fact और है, remember that हमारे ये जो critically endangered vultures थे, the slender billed white rumped vulture and the Indian vulture, red-headed vulture is not as of now under the Schedule 1 of Wildlife Protection Act, और ये भी एक हमारा ड्रॉबैक है हमारी पॉलिसी में. ऑल्दो इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इसको लिस्ट नहीं किया गया है. ये जो बाकी नाम हैं आपके स्लेंडर बिल्ड, वाइट रम्ड वल्चर एंड इंडियन वल्चर, ये सभी हमारे लिस्टेड हैं. ये तीनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स को लिस्ट करा गया है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. सो दीज आर ऑल द फैक्ट्स विच आर एसोसिएटेड विद वल्चर्स, ऑल द कंसेप्ट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. ठीक है, बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. सो इसके बाद नेक्स्ट स्पीशीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द डिस्कवरी फ्रॉम असम. अब डिस्कवर करा गया है यहाँ पर एक नए गीको स्पीशीज़ को, एक नए गीको स्पीशीज़. गीकोस क्या होते हैं? ये बेसिकली हमारे स्मॉल टू मीडियम साइज्ड लिजर्ड्स होते हैं. स्मॉल टू मीडियम साइज्ड लिजर्ड्स हैं. लिजर्ड्स हैं इसका मतलब यहीं से हम हिंट लेते हैं, यानी कि ये रेप्टाइल्स हैं. रेप्टाइल्स हैं तो इसका मतलब ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? दीज आर एक्टोथर्म्स. दीज आर एक्टोथर्म्स. एक्टोथर्म्स का मतलब कोल्ड ब्लडेड हैं. कोल्ड ब्लडेड हैं जिनका टेम्परेचर रेगुलेशन डिपेंड करेगा डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस, जस्ट लाइक द स्नेक्स. दे ऑल्सो fall within this same category, ectotherms. ठीक है, so gecko is basically a lizard only. The species are type of lizard. ठीक है, so असम में हमारे जो एक forested region है within the Bareil range, if we look along the forested region which is found here on the mountains of the Bareil range, from here this new gecko species has been discovered, जिसका genus का नाम क्या है? Basically it is called Cyrtodactylus. Why we are studying about this species? Not every discovery is important, but remember that अगर कुछ यूनिक एसोसिएटेड है उसके साथ, तब हमें उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है. रिमेंबर दैट ये जो स्पीशीज़ है हमारी, ये जो गीकोस की स्पीशीज़ मिली है जिसका नाम है क्राइटोडैक्टिलस. अब इसके नाम से ही और इसका अगला जीनस के साथ इसका जो नाम दिया गया है दैट इज बेसिकली वन रक्षक, यानी कि पूरा नाम क्या है? सिरटोडैक्टिलस वन रक्षक. अब वन रक्षक इस वजह से ही ये जो नाम दिया गया है दैट मेक्स इट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये डायरेक्टली एक ट्रिब्यूट है. दिस नेमिंग बेसिकली इट इज़ अ सिग्नल, इट इज़ अ indication that we are going to pay our regards, our tribute, our gratitude to the efforts of the Assam's Forest Department, जिसके बहुत सारे officials we have seen that they have lost their lives while saving the wildlife. So they are very much dedicated to the conservation of the biodiversity, and to honor their efforts with regards to conservation of biodiversity, the researchers
researchers who had found this species, they decided to name it after the efforts of the Assam Forest Department. इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस में ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या यूनिक था, नथिंग मच यूनिक, सिर्फ इसका जीनस जो है, ये जो हमारा है सिर्टोडैक्टिलस जीनस, इसके अब टोटल हमारे असम में 5 स्पीशीज इसी जीनस के मिलते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट वाइडली हमारा प्रिवेलेंट भी होता है, ये जीनस हमारा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन में नहीं मिलता है, अदर देन दैट अगर देखें ये हमारे वेस्टर्न घाट्स और हिमालयाज, बाकी हिमालयस, वेस्टर्न हिमालयस में भी देखने को मिल जाता है। सो रिमेंबर दैट, इसका नाम सिर्टोडैक्टिलस वन रक्षक एंड कौन से स्टेट में इसको डिस्कवर किया गया है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया है लगभग 2011 या 13 के आसपास, आई कैन नॉट रिकॉल एग्जैक्टली। बनाना के ऊपर इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया था और आपको सिर्फ पूछा था कि आपको बताना है कि कौन से पर्टिकुलर रीजन से उसकी डिस्कवरी हुई है। सो दिस इज़ वाई यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दीज काइंड ऑफ स्पीशीज़। हर स्पीशीज़ को पढ़ने का एक डिफरेंट तरीका होगा, कीपिंग इन माइंड व्हाट यूपीएससी इज demanding from us, ठीक है। So basically these all facts we had to remember about all of these species which we have studied so far, and कोशिश कीजिए कि एवरी 15 डेज़ में आप जितने भी आपके बायोडाइवर्सिटी का सेक्शन है उसको साथ में कवर कर लें, ताकि एंड में ये आपके ऊपर एक बर्डन ना हो और तब आपको फैक्ट्स याद भी नहीं होते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कंसेप्चुअली आप हर चीज़ को समझें, उसको प्रिपेयर करें, कीपिंग इन माइंड द CSC डिमांड्स, ठीक है। विद दैट आई एंड टुडे सेशन एंड नेक्स्ट 15 डेज़ के स्पीशीज इन न्यूज़, बायोडाइवर्सिटी और उससे एसोसिएटेड कौन से फैक्ट्स हमें याद रखने हैं उसके साथ मैं दोबारा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। So with that, I'm ending today's session. That's all. Thank you so much.